हाँ जी, चलो जी शुरू करें। चलो भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज निकालो जल्दी से, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये हुई ना बात। आज छुट्टी पे कौन है? एक तो आफरीन नजर नहीं आ रही मेरे को, है ना? ठीक है, तबीयत खराब है उसकी। और प्रीति चलो बाद में ही आएगी। चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग। क्या चल रहा था अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मैंने हल्का सा इंट्रो दिया था और आज बेसिकली शुरू करेंगे प्रॉपर, है ना? ठीक है, बस इंट्रो वगैरह दिया था तो एक बार इंट्रो देता हूँ फिर दोबारा से और फिर काम शुरू करते हैं। हमने अभी तक जो बेसिक बेसिक बातें करी थी इंट्रोडक्शन क्लास में, वही करी थी कि अकाउंट्स हमारे कितने नंबर का है? 100। ठीक है, दो पार्ट है हमारे अकाउंट्स के। कितने पार्ट हैं? दो। वही दो पार्ट में आपको बुक मिलेगी, एक पूरे एएस पार्ट है और एक आपके मेन चैप्टर पार्ट है। ठीक है, एएस हमारे पास पहले कुछ कम हुआ करते थे, पहले कुछ अकाउंट्स में होते थे, कुछ एडवांस अकाउंट सेकंड ग्रुप में होते थे, बट अभी हमारे पास पूरा ही क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट। क्लियर है? और इस बार इंस्टीट्यूट ने कोई भी एएस छोड़े नहीं है, मतलब सारे के सारे 1 से लेके 29, कितने एएस? 1 से लेके 29 एएस सारे हमारे पास हैं। बट बीच में मैंने दो कहानी बताई थी, एक एएस 6 और एक एएस 8। याद है? एएस 6 ये फाउंडेशन नहीं बताया था, एएस 6 होता था डेप्रीशिएशन, जो डिलीट हो चुका है। जो क्या हो चुका है? डिलीट, और वो मर्ज हो चुका है कहां पे? एएस 10 में। ऐसे ही एक होता है एएस 8, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इंटेंजिबल एसेट, वो भी डिलीट होके कहां मर चुका है? एएस 26 में। तो ये दोनों एएस मर्ज हो चुके हैं। बेसिकली हमारे पे ये बस याद रखने वाली बात है, धीरे धीरे तो हम इतना पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो हमारे पास एक्चुअल में इशू कितने हैं? 29, पर हमें पढ़ने कितने हैं? 27। दोबारा बोलो, इशू कितने? 1 से लेके 29। ठीक है, पढ़ने कितने हैं? 27। दो नहीं पढ़ने, कौन कौन से? एएस 6 और एएस 8, है ना? इनके बाद भी इनमें कुछ एएस हैं जो एएस नहीं है, चैप्टर है पूरे के पूरे, है ना? जैसे कि अमलगमेशन। अमलगमेशन जो है वो एएस 14 है, बट वो एएस नहीं है, वो तो पूरा का पूरा चैप्टर है। एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना? याद है 12th क्लास? ठीक है, वो भी हम उसे एएस की तरह नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? पूरे के पूरे चैप्टर है। एएस 21, 23, 27 कंसोलिडेशन, क्या है? कंसोलिडेशन। एएस नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर है। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4-5 एएस हटा के, मतलब हम मोटे मोटे कितने पढ़ने वाले हैं? 20 से 22 एएस। क्या पढ़ने वाले हैं? 20 से 22 एएस। बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? चैप्टर। चैप्टर हमारे पास मेजर 5 चैप्टर होंगे। कितने चैप्टर होंगे? 5। क्या क्या जल्दी बताओ, सब बता दिया था पहली क्लास में। पहला बायबैक, ठीक है, पहला क्या था? बायबैक। दूसरा कैश फ्लो। तीसरा इंटरनल। चौथा अमलगमेशन। पांचवा कंसोलिडेशन। और फिर आपका ब्रांच, फिर आपका ब्रांच। और एक लास्ट में देख लेंगे शेड्यूल थर्ड, फॉर्मेट कैसे क्या करना है। क्लियर है? यही हमारी अकाउंट्स का डाटा बाय बाय हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स इसको करने में हमें कम से कम 100 से 110 लेक्चर आराम से लगेंगे। शुरुआत आज से हो रही है, दिस इज माय लेक्चर नंबर 1। अगर देखा जाए तो ये है हमारी पहली शुरुआत। मैंने आपको बोला था, मैंने कहा कुछ ऐसा उठाते, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि पहले चैप्टर खत्म करेंगे फिर एएस करेंगे, नहीं, हम बीच में चैप्टर भी पढ़ देंगे, फिर एएस पढ़ेंगे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर एएस पढ़ेंगे, ताकि कोई चीज बोर ना हो जाए, है ना? कई बार ऐसा होता है कि एएस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो एएस पढ़ते पढ़ते एएस ही दिमाग में, फिर चैप्टर निकल गए। ठीक है, तो चैप्टर क्या होते हैं, वो थोड़ा सा एएस से अलग तरीके से बात करते हैं, तो वो ना थोड़ा फील देते हैं चैप्टर वाली कि हाँ यार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। एएस थोड़ा सा क्या देते हैं, थोड़ा थोड़ा लॉबी फील देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे? मिक्सअप करेंगे। क्या करेंगे? मिक्स। ऑफ कोर्स अभी कुछ दिन तक मैं एक चैप्टर चलाऊंगा, फिर उसके बाद जैसे अभी इंटरनल है उसके बाद एक चैप्टर उठा लेंगे कैश फ्लो, फिर उसको उठा लेंगे बायबैक, है ना? तो 3 छोटे छोटे टॉपिक, मतलब इतना होते ही आप ये समझ लो 20 नंबर रन डन। 20 एग्जाम में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की मैंने बात करी थी, एक क्वेश्चन 7 नंबर का पक्का पक्का आएगा और 14 तक जा सकता है। तो ऑन एन एवरेज 7 से लेके 15। ठीक है, अब वो 10-15 के नहीं आते, एमसीक्यू आते हैं ना 30 नंबर के। तो अब जो मेन क्वेश्चन आता है तो वो 7 नंबर का आता है या 14 नंबर का आता है ना? तो या तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा पार्ट ए, या पूरा पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 14। पर आज तक ऐसा एक भी अटेम्प्ट नहीं गया जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एग्जाम में नजर ना आया। तो इसीलिए मैं इसे सबसे पहले कराता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट भी मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इजी भी है, ऐसा कोई ज्यादा टेक्निकल चैप्टर नहीं है, और आपको एक कॉन्फिडेंट देगा कि हाँ यार ये तो आता है। और पता है ये चैप्टर इस तरीके से भी पढ़ना है कि हम जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही रिवाइज भी करेंगे और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करेंगे। समझ आ रहा ना? कि हम लोग जैसे ढूंढते ना, मैंने याद है पहले बताया था कि बीआरएस ढूंढो, फाउंडेशन में क्या ढूंढो? बीआरएस। ऐसे ही इंटर में क्या ढूंढना है? इंटरनल। इंटरनल ढूंढो, खत्म करो पहले घंटे में, ताकि पूरा कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई जितने नंबर का भी आया 7-14 हो गया, डन। क्लियर? फिर उसके बाद कैश फ्लो उठाओ, खत्म कर दो, फिर उसके बाद बायबैक उठाओ, खत्म कर दो। मतलब ये 3 टॉपिक खत्म करते ही 15 से 20 नंबर आप श्योर कि हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उठाएंगे एएस, फिर क्या उठाएंगे? एएस, या फिर देखेंगे अगर अमलगमेशन करना होगा तो अमलगमेशन करेंगे, फिर एक बड़ा चैप्टर जो भी होगा वो फिर आगे डिसाइड कर लेंगे जैसा करना है। बट अभी 3 चैप्टर फिक्स हैं आपके। कौन कौन से बैक टू बैक होने? इंटरनल, फिर उसके बाद कैश फ्लो, फिर उसके बाद बायबैक, है ना? वैसे मेरी आदत है कि मैं हर चैप्टर को बता देता हूं कितने लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, है ना? बट ठीक है, क्लियर है? पर मैं अगर जैसे बोलूं तो इंटरनल में नॉर्मली 4 लेक्चर लगेंगे,
कितने लगेंगे? 4। ठीक है, 4 लेक्चर में काम हो जाएगा। ठीक है, बट थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग थोड़ी सी। ठीक है, तो 4 से 5, देखो ये 4 ना एक पास्ट ट्रेंड के बेस पे मेरा एक्सपीरियंस होता है ना, कि मेरे लास्ट में अभी तक 4 लगे। ठीक है, बट जरूरी नहीं है हर बैच में उतने ही लगे। क्यों? क्योंकि कई बार हमारे को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने होते हैं, स्पेशली हर बैच के बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते ही है। क्यों? अभी भी पेपर हुआ है, उसका क्वेश्चन भी तो ट्राई करेंगे। तो वो एक लेक्चर हमेशा ऐड करके चल लो कि हाँ 4 है, भैया ने बोले 5 तक जा सकता है, मैक्सिमम 6, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो अभी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने पार्ट में मिलेंगे अकाउंट्स? 2। बुक भी 2 पार्ट में मिलेंगी, पहले मेन चैप्टर वाली बुक और फिर एएस वाली। अभी कैसे शुरू कर रहे हैं हम? मेन चैप्टर। कॉपी भी कैसे बनानी है आपको? 2, एक मेन कॉपी और एक एएस कॉपी। ठीक है, जब मैं बोलूंगा एएस शुरू करेंगे तो आप मेन कॉपी कहां रख के आओगे? घर। ठीक है, मिक्स नहीं करोगे, एएस की अलग और मेन चैप्टर की बुक कॉपी अलग। रिवीजन की कॉमन, रिवीजन की क्या है? कॉमन। वो आप घर पे रिवीजन करते रहो, चाहे एएस रिवाइज कराओ चाहे चैप्टर रिवाइज कराओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? चलो जी सर जी शुरू करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ध्यान सुनना, मैंने क्या क्या बातें करी थी, जो नए साक्षी वो ध्यान सुनेगी, बाकी रिवाइज कराएंगे मुझे। ठीक है, ध्यान सुनना, जल्दी बताओ हमने क्या क्या बातें करी थी। मैंने कहा था सर जी शुरुआत करी थी मैंने किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से। कहां शुरुआत करी थी? किसी भी कंट्री की इकोनॉमी। मैंने कहा था भाई किसी भी कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी चीजें? 2। पहला बैंक्स और दूसरा इंडस्ट्री। कि भैया अगर आपकी बैंक्स परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही हैं, आपके दिन पे दिन बैंक सॉल्वेंट नहीं हो रही, इंसॉल्वेंट हो रही है, डूब रही है, तो भाई लोगों का विश्वास उठ जाएगा आपकी इकोनॉमी से कि भाई यहां तो पैसा ही सेफ नहीं है। क्योंकि सबसे सेफ सोर्स क्या माना जाता है? बैंक में जमा कर दो। हर एक नॉर्मल से नॉर्मल, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर बंदे का पैसा कहां जमा है? बैंक में। और अगर बैंक डूब जाएगी तो इसका मतलब पैसा किसका डूब रहा है? पब्लिक का। तो भैया रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से हट जाती है कि भाई ये इकोनॉमी में पैसा लगाना वेस्ट है। तो बैंक तो अलग चीज है, बट मुझे यहाँ पे जो फोकस करना है वो किस पे करना है? इंडस्ट्री। बोला करो किस पे करना है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा था इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है उसकी डेवलपमेंट के लिए, कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री को मतलब किसी भी एरिया को डेवलप करना है, कहानी की तरह समझाया था मैंने कि किसी भी एरिया को डेवलप करना है किसी भी कंट्री में, जैसे हमारे लिए हमारा जो पिछड़ा एरिया है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या है? नॉर्थ। सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, ये ऐसी जगह है जहां पर, जैसे आपने कहीं सुना होगा छत्तीसगढ़, ठीक है, वो जंगल एरिया है, वहां पे नहीं है, बहुत वहां पे नहीं है डेवलपमेंट। बात समझ आ रही है? अपने भी गाँव में जाऊं, अगर मैं अपने गाँव की बात करूं तो अब लाइट है। ठीक है, आज से 5 साल पहले वहां पे लाइट ही नहीं थी। सोच के देखो, मेरे गांव में लाइट ही नहीं थी। तो सर जी कैसे, सोच के देखो यहाँ 5 साल पहले क्या हाल था। 2019-20 की बात करूं तो क्या आपको सोच सकते हो कि बिना लाइट के काम चल रहा है? वहां चल रहा है सर, वहां बिना लाइट के चल रहा है। तो जब लाइट नहीं है तो सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। क्लियर है? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां इंडस्ट्री नहीं है। जब इंडस्ट्री जाती है, जब इंडस्ट्री बोले तो कंपनीज, बिजनेस, जब आप वहां पे बिजनेस सेटअप करते हो, तो मैंने क्या बोला था? बिजनेस आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट आएगा। एम्प्लॉयमेंट आएंगे तो फिर लोग आएंगे। क्या आएंगे? लोग आएंगे। लोग आएंगे तो मार्केट आएगा कि ठीक है भैया लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए शॉप्स बनेंगी, ठीक है, हॉस्पिटल बनेंगे, तो स्कूल्स बनेंगे, और धीरे 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 वो क्या होता जाएगा? डेवलप होता जाएगा। बात समझ आ रही है? नोएडा, गुड़गांव, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। एक टाइम पे आज से 10 साल पहले आपके अपने पापा से पूछना या मम्मा से पूछना नोएडा का क्या हाल है। ठीक है, या छोड़ो इधर की बात, प्रहलादपुर, इसकी बात करूं मैं, प्रहलादपुर, फरीदाबाद। क्लियर है? यहाँ पे मैं जब छोटा था, मुझे नहीं पता पर मेरे बड़े भैया बताते, बारिश के टाइम में नाव चला करती थी। हाँ, ये बह जाता था पूरा। ठीक है, नाव चला, शाम के 7 बजे के बाद आप यहां से निकल नहीं सकते थे। कहां से? फरीदाबाद वाले वो जो पहाड़ी वाला रास्ता है ना, वहां से निकल नहीं सकते थे। क्यों? जानवर का डर होता था। पूरा जंगल अभी भी है, पर अभी फिर भी तब भी इतना से इतना दिक्कत नहीं है वहां पे। जंगल का पूरा अरावली तो है, देखा जाए तो अरावली तो पूरा है। क्लियर है? नाउ ये डेवलप कैसे हो गया? फरीदाबाद में इंडस्ट्री आ गई। क्लियर है? फरीदाबाद में इंडस्ट्री आ गई, दिल्ली में लोग बस गए। नोएडा में इंडस्ट्री आ गई, दिल्ली में लोग बस गए। गुड़गांव में इंडस्ट्री आ गई, दिल्ली में लोग बस गए। समझ आ रहा है? तो गिर गई ना दिल्ली सबसे। कहां से? दिल्ली एनसीआर। एनसीआर क्या है सर जी? गुड़गांव, हरियाणा और यूपी। बस डेवलप हो गया। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही आप देखो, अगर सबसे क्राउडेड में आओ तो पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, ये सब ऐसी जगह हैं जो सबसे ज्यादा क्राउडेड है। क्यों क्राउडेड है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री भी यही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर हैदराबाद में आप सांस नहीं लेते, लोग कहते हैं सांस नहीं है वहां पे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर वही है। अब है ना सर, आपको वहां पे मतलब लोगों की ना, आप देखोगे ना वो ऐसे पैदल जा रहे हैं, लेकिन आप उनकी सैलरी पैकेज पूछ के देखो, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए, ऐसे ही नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि सर वो है, लेकिन वहां लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है इतना
जाम है, कंजेस्टेड है कि दिक्कत है, बट ऑफ कोर्स इंडस्ट्री है तो लोग जाते हैं, समझ आ रहा है। तो मैंने बताया था कि इंडस्ट्री का रेलिवेंस क्या है कि सर जी इकोनॉमिक बनेगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, डेवलप होगी। बट नाउ मेरे को उल्टी बात करनी है कि अगर मान लो इंडस्ट्री खत्म होनी शुरू हो जाए तो उल्टा इंपैक्ट पड़ेगा, और कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि आपकी इंडस्ट्री खत्म हो, आपका बिजनेस खत्म हो। तो हम क्या बोलते थे, अगर मान लो कोई दो तरीके के बिजनेस है, कंपनीज कितने तरीके की हैं? दो, एक प्रॉफिट मेकिंग, एक क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। अच्छी बात है, बोलो हाँ है ना। बट एक कंपनी कौन सी है? लॉस मेकिंग, जो सही से नहीं चल रही है। लॉस मेकिंग इस साल लॉस हुआ है, कंटिन्यू लॉस हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है, एक दो साल तो चलता है यार, हर बिजनेस में होता है, बोलो हाँ है ना, पक्की बात है। पर पॉइंट इज यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ, इस साल भी हुआ। सर जी इसका मतलब हम उसे क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। सिक कंपनी। क्या हो चुकी है वो? बीमार हो चुकी है। क्लियर है। अब क्या, अगर कोई बीमार है, मैंने बोला था अगर आपके घर में भी कोई बीमार है तो क्या करोगे, छोड़ दोगे क्या, या इलाज कराओगे? गवर्नमेंट को भी लगता है कि अगर कोई कंपनी सिक है, बीमार हो चुकी है, तो क्या उसे मरने दो, खत्म होने दो। तो खत्म होगी तो उन्हीं का तो नुकसान है ना, गवर्नमेंट का। इंडस्ट्री खत्म होगी, लोग छोड़ छोड़ के एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। क्लियर है। तो वो क्या करेगी, उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइव। अब कोई भी कंपनी बीमार है, जल्दी बोलो, कोई भी कंपनी सिक कंपनी है, उसको ठीक करने के कितने ऑप्शन बताए थे मैंने? दो। कितने ऑप्शन बताए? दो, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। क्या बोला मैंने? इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में मैंने क्या बोला था कि सर कोई अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ना, उसको बोलो इसे ले जा, टेक ओवर कर ले, अमलगमेशन। क्या बोला? अमलगमेशन, है ना, होता है ना बहुत। मैंने दिया था ना जियो हॉटस्टार, हो गया ना अमलगमेशन, ठीक है, बहुत सारी कंपनी का होता है। क्लियर है। तो जब कोई लॉस मेकिंग, जोमेटो, स्विगी वगैरह, ये सब क्या है? यही है, ठीक है। ब्लिंकिट वगैरह, ब्लिंकिट लॉस मेकिंग है, जोमेटो ले गया। समझ आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी है तो कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है कि चलो यार कोई नहीं, सस्ते में मिल रही है और हम बना लेंगे प्रॉफिट, हमें आता है प्रॉफिट बनाना। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? दूसरा फैक्टर क्या होता है सर जी, नहीं मिल रहा एक्सटर्नल, नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा आपको कि आपकी कंपनी को उठा के ले जाएगा, तब आता है क्या? इंटरनल। इसका नाम क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि हम कंपनी को दोबारा से क्या कर रहे हैं? रिवाइव, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये दोबारा से चल जाए। फटाक से रिवाइज कराओ। क्या क्या बोला मैंने? इकोनॉमी के लिए। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। इकोनॉमी के लिए कितनी चीज इंपॉर्टेंट है? दो, एक और एक। हमारा फोकस किस पे है सर? इंडस्ट्री में दो तरीके की कंपनी है। कितने तरीके की कंपनी है? दो, एक प्रॉफिट, बोला ना, एक प्रॉफिट और एक लॉस, ठीक है। शहदेव और बेटा प्रिंस, एक क्या है? प्रॉफिट और एक क्या है? लॉस। मेरा फोकस अगेन प्रॉफिट या लॉस? जो लॉस मेकिंग कंपनी, उन्हें क्या नाम बोल रहा हूं? सिक कंपनी। सिक कंपनी को मेरे को रिवाइव करना है, ठीक करना है। कितने तरीके हैं? दो, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल बोले तो उठा दो, टेक ओवर कराओ, मर्जर कराओ, अमलगमेट कराओ। नहीं उल रहा अमलगमेशन, तो फिर क्या है? इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है? मैंने बोला इंटरनल में क्या होगा? इंटरनल में भैया गवर्नमेंट बैठेगी और गवर्नमेंट के साथ में उस कंपनी के डायरेक्टर बैठेंगे, उस कंपनी के स्टेक होल्डर बैठेंगे। क्या वर्ड मैंने यूज किया था? स्टेक होल्डर। कौन होते हैं स्टेक होल्डर? जिनका कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट है। मालिक नहीं, मालिक को बोलते हैं शेयर होल्डर। मैं बोल रहा हूं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब मालिक भी है, इंप्लॉय भी है, डिवेंचर्स भी है, क्रेडिट, जिनका भी कंपनी से कोई भी लेना देना है, चाहे उन्होंने पैसा उधार लिया है, दिया है सॉरी, या फिर उन्होंने शेयर लगाए हैं, या उन्होंने उनके लिए काम किया, उनकी सैलरी बाकी है, उनका रेंट बाकी है, वट एवर। अगर आपका कंपनी में कोई भी पैसा है, आ जाओ जी, मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। अब उस मीटिंग में क्या होगा? तीन बातें, शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं मैं। कितनी बातें मीटिंग में डिसाइड करेंगे? तीन। कि भैया कंपनी चलानी है, मैंने कहा या तो एक ऑप्शन है सीधा बंद होने दो, तो बंद होगा, जो बचेगा जिसको देना है दे देंगे और अपने अपने घर जाना। अगर कंपनी चलानी है तो हमें तीन काम करने पड़ेंगे। कितने काम करने पड़ेंगे? तीन। पहला काम, जो भी हमारी बिजनेस की एसेट्स हैं उनको लेके आएंगे मार्केट वैल्यू। बचपन याद करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप का रिवैल्यूएशन। सेम काम करने वाला हूं कि भैया एक मशीन है जो बुक्स में आ रही है 10 लाख, लेकिन मार्केट में 2 लाख भी है, तो 2 लाख की भी नहीं है। तो भाई पहले इसे जितना है एक्चुअल में लेके आओ, पता तो चले कि कितना फायदा है, कितना नुकसान है, एसेट में जान है भी या नहीं है। बोला है ना। मान लो मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की पड़ी है, लेकिन मार्केट में वैल्यू 1 करोड़ है, तो भाई कम से कम 1 करोड़ पे लेके आओ। तो एटलीस्ट सामने वाले को आपकी एसेट्स कैसी नजर आएंगी? एक्चुअल, कि भाई जो भी है इतनी बैलेंस शीट है। समझ आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एसेट्स को ठीक करेंगे। क्लियर है। एसेट्स को ठीक करने का मतलब सिंपल है कि जिनकी वैल्यू नहीं है उन्हें खत्म करो, जिनकी वैल्यू है तो उन्हें एक्चुअल वैल्यू पे लेके। दूसरा, जितनी लाइबिलिटीज हैं सबको बोलो भाई थोड़ा थोड़ा कम कर लो, थोड़ा थोड़ा कम कर लो। कुछ ना मिलने से बेटर है कुछ मिलेगा, बस ये सोच के काम करो। डिवेंचर्स हैं, 20 लाख का लोन लेके बैठे हैं, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था, ब्याज भी है उनका, तो उन्होंने बोला चलो ब्याज मत देना,
कुछ तो कम हुआ। क्रेडिटर है 10 लाख के हैं, कह रहे एक काम करो चलो 60% ही दे, कुछ तो कम हुआ, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हो गई। इक्विटी वाले, इक्विटी वालों को बोलो भाई एक काम करो, कितने का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, मैंने कहा कह रहा 10 दे दो, 2 का वापस ले लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, लाइबिलिटी कम होगी, फ्यूचर में डिविडेंड कम हो जाएगा। तो फ्यूचर में जब कंपनी कमाएगी तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा अपने लिए बचेगा देने से बाद, है ना, क्योंकि पहले 10 रुपए पे डिविडेंड दे रहे थे, अब कितने पे देंगे, 2। मालिक क्यों करेंगे, जैसे सब कर रहे हैं वैसे मालिक भी करेंगे। और फिर तीसरा काम, पहला क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो, एसेट्स ठीक करेंगे। अभी इन सब की एंट्री करनी है, जनरल एंट्री है चैप्टर में। पहला क्या है, एसेट्स कम करेंगे। दूसरा क्या है, लाइबिलिटीज को भी, एसेट कम नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, एसेट्स को वैल्यू करेंगे, ठीक है, रीवैल्यू करेंगे ऑन द मार्केट वैल्यू, कि भैया मार्केट में जो वैल्यू, जिनकी जीरो उनको खत्म करो, जिनकी एक्चुअल वैल्यू उनकी एक्चुअल वैल्यू पे लेके आओ। दूसरा, लाइबिलिटीज को जितना हो सकता है उतना कम करेंगे। और तीसरा, थोड़ा कैश अरेंज करेंगे, क्योंकि भैया बिजनेस में लॉस है तो पैसा नहीं है, कैश कहां से आएगा, कुछ लोगों से नया उधार मांगेंगे, मालिकों को नए शेयर देंगे, बैंक से नए लोन लेंगे, और बैंक नहीं देगी तो भाई देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, नहीं है कैश तो कहां से चलाएंगे बिजनेस। आप लाइबिलिटी भी कम करो, थोड़ा पैसा, चलो एक बैंक है, लोन है 10 लाख, हम बोलेंगे ठीक है आप लोन मत कम करो, पर हमें 5 लाख का और लोन दे दो, क्लियर है, मत करो अपनी लाइबिलिटी कम, पर थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प कर दो, आपका जैसे 10 है वैसे 15 हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, दूसरा बंदा छोड़ रहा है, तुम छोड़ नहीं रहे तो कम से कम थोड़ा दे तो सकते ही हो, बोलो है ना। तो ऐसे करके थोड़ा कैश अरेंज करेंगे। कितना काम बोला मैंने, 3, दोबारा बोलो, सबसे पहले एसेट्स रीवैल्यू करेंगे, दूसरा लाइबिलिटी को कम करेंगे, और तीसरा कोशिश करेंगे कैश अरेंज करने। अब ये क्या मैं याद करवा सकता हूं क्या क्या कैसे होना है, नहीं, ये क्या होगा, मीटिंग डिसाइड होगी, ये क्या होगा, मीटिंग, और जो मीटिंग में डिसाइड होगा उसके बाद इसका एक्चुअल प्रोसेस ये है, आप लॉ में पढ़ोगे, उसका एक्चुअल प्रोसेस ये है कि मीटिंग के बाद ये चीज कहां जाएगी, हाई कोर्ट में, उस स्टेट की हाई कोर्ट में, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस स्टेट की हाई कोर्ट आपका चेक, और अगर हाई कोर्ट को लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई पब्लिक के इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, ठीक है, किसी पे दबाव दिया नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब एग्री है, और हमें लगता है कि अगर ये चीज हो गई तो बिजनेस चल जाएगा, क्लियर है, तो हाई कोर्ट उसे क्या कर देगी, अप्रूव्ड, और जिस दिन अप्रूव्ड हुआ उसी दिन सर जी आपका सीए साहब, किसका काम, आपका काम शुरू, आपको इसको रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू करना है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वो हाई कोर्ट का अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, क्या होगा, हाई कोर्ट का अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, कि ये टर्म्स एंड कंडीशन पे हमारी एग्रीमेंट हुई है, और हमारा काम होगा उस एग्रीमेंट की एंट्री पास करना, और एक फिर फाइनल बैलेंस शीट बना के देना कि भैया अब आपकी बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ऐसी दिख रही है, बोलो हाँ है ना, समझ आ रहा है। तो कितने काम है हमारे, 2। पहला, जितने भी एग्रीमेंट में मीटिंग में जो जो चीजें डिसाइड हुई उन सबकी क्या करनी है, एंट्री, और फिर फाइनली क्या बनानी है, बैलेंस शीट। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो मैंने एक बात बोली थी क्या, कि आपको बैलेंस शीट में जो आपका नाम है, जैसे मेरी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, तो मुझे ए लिमिटेड नहीं लिखना है, ए लिमिटेड एंड रिड्यूस वर्ड यूज करना है, ये हमारा लॉ की रिक्वायरमेंट है, कि आपकी कंपनी को एंड रिड्यूस वर्ड लिखना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को समझ आए कि इसका अभी अभी इलाज हुआ है, ठीक है, ताकि वो आपके साथ ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट ना करे, ताकि फिर आप उसको भी ले डूबो और आप तो हुई डूबे हुए, समझ आ रहा है। तो आपको अपनी बैलेंस शीट में एंड रिड्यूस दिखाना पड़ेगा कुछ सालों तक, फिर जब लगेगा कि हाँ अब अच्छा चल रहा है बिजनेस, तो आप वर्ड हटा दो, हाई कोर्ट आपको अलाउ कर देगा हटाने के लिए, लेकिन जब तक हाई कोर्ट अलाउ नहीं करेगा तब तक आपको अपनी बैलेंस शीट में एंड रिड्यूस कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, डन। अब मैं इन बातों को थोड़ा लिखवाता हूं, फिर इनकी एंट्रीज करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, बोलो हाँ है ना, ठीक है, चलो लिखना शुरू करो मेरे साथ, गलत है तो चीजें रिवाइज हो गई, ठीक है, अब जल्दी से लिखना शुरू करो। सबसे पहला पॉइंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन is a scheme approved by High Court for the purpose of revival of a sick company, that is company which is incurring which is
सर क्या इस चैप्टर में थ्योरी आती है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो बस ये जो नोट्स हैं जस्ट आपकी लास्ट टाइम पे जैसे आप रिवाइज करोगे तो आपको रिवाइज करने के लिए, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। इनकरिंग कॉन्टिन्यूस लॉसेस, ठीक है। इन सच स्कीम, इन सच अबव स्कीम some arrangement like asset revaluation, reduction of liabilities, and additional cash arrangement, and additional cash arrangement will be decided, या ऐसे बोलो तो are decided with the meeting of stakeholders, स्टेक होल्डर के साथ जो मीटिंग करके आप डिसाइड किया जाता है क्या, कि आप जितनी एसेट्स को रिवैल्यू कर सकते हो, लाइबिलिटीज को कम कर सकते हो और कैश अरेंजमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर बात करें तो थोड़ा सा बस इतना याद रखना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक स्कीम है सिंपल, ठीक है, जो कौन अप्रूव कर रहा है बेटा? हाई कोर्ट। क्यों अप्रूव कर रहा है? कि भैया रिवाइवल करो, ठीक करो, किसे? जो भी आपकी सिक कंपनी है। सिक कंपनी बोले तो वो कंपनी जो ऑलरेडी क्या कर रही है, कॉन्टिन्यू लॉस इनकर करे जा रही है, लगातार कॉन्टिन्यूस लॉस कर रही है। अब इस स्कीम में जनरली होता क्या, कितने काम कर रहे हैं हम लोग? 3। बताओ क्या क्या? हम एसेट्स को रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को रिडक्शन कर रहे हैं, और एडिशनल जितना हो सकता है कैश अरेंजमेंट कर रहे हैं। किसके साथ? मीटिंग करके शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर के साथ। क्लियर है? ठीक है, तो जो बात है थ्योरी बोली वो खत्म। अब नाउ लिखो जनरल एंट्री। यहां तक लिख लिया? ठीक है, अब लिखो जनरल एंट्री। ठीक है, लिखते जाना और सुनते जाना मेरे साथ। सबसे पहले बताओ, सिंपल सर, इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं हर चैप्टर में ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है। हाँ बताओ जल्दी से, ठीक है। लिटरली एक बात बोलूं, इस चैप्टर की जो बेस है, जो समझने वाला पार्ट है वो इजी है, बस टेक्निकलिटी का है उसकी लैंग्वेज, जो उसमें जो पॉइंट आएंगे ना वो थोड़े से ट्रिकी होंगे, वो घुमा देंगे कभी, ठीक है। 2 4 5 पॉइंट ऐसे होंगे वो, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बताओ सबसे पहले जनरल एंट्री, आप बताओ सबसे पहला काम क्या होने वाला है? एसेट्स रिवैल्यूएशन, है ना। तो मैं बोलूंगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज इन दी वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। वैसे मैं सीधा लिख सकता हूँ एसेट रिवैल्यूएशन। अच्छा एक बात, एक काम करो, मैं लिख दूं पूरा, है ना। अब 2 मिनट के लिए लिख लो, फिर आराम से लिख लेना, मैं समझाता रहूंगा ना, समझा के लिखूंगा, तो 2 मिनट। चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, जैसे हम इसे नॉर्मल भी बोल सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ। दैट इज एसेट रिवैल्यूएशन, एसेट रिवैल्यूएशन, कि मेरी जो एसेट की वैल्यू है उसे मैं चेंज करने वाला हूं। क्वेश्चन बताएगा, मैं नहीं करूंगा, कौन बताएगा? क्वेश्चन, कि हमने मशीन को बढ़ा दिया, मशीन को कम कर दिया, मशीन को डेप्रिशिएट कर दिया, मशीन को एप्रिशिएट कर दिया। बताओ जब भी मैं एसेट की वैल्यू चेंज करूंगा, हाँ जी, कितने काम होंगे? 2। सोचो ना, आप सोचो, अब वो फाउंडेशन से निकल के इंटर वाली प्रैक्टिस सोचा करो एकदम, मैं आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है, कि आप बैठो मत ऐसे बस ऐसा नहीं कि स्क्रीन के सामने, सीधा आप एनालाइज करो। बताओ कितने काम होंगे? 2, या तो एसेट या एसेट कम होगी। नाउ कितने काम मैंने लिखे यहाँ पे? 2। मैंने कहा सर जी या तो मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो रही होगी, एसेट इंक्रीज, है ना, या फिर एसेट क्या हो रही होगी मेरे बच्चे, डिक्रीज। अब आप बताओ सर जी, मैंने कहा अगर मेरी एसेट बढ़ रही है तो फायदा या नुकसान? याद करो बचपन, एसेट की वैल्यू मशीन 5 की थी, मार्केट में हो गई 6, कम हुई या बढ़ गई? तो फायदा या नुकसान? फायदा। अब मैं क्या बोलूंगा, एसेट की अगर वैल्यू बढ़ी तो एसेट तो बढ़ेगी, एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट। मशीन की वैल्यू बढ़ी, मशीन अकाउंट डेबिट। और बेटा फायदा कहां जाएगा? पीएनएल नहीं, रिवैल्यूएशन भी नहीं, यहां एक नया अकाउंट खुलेगा। बताओ क्या बोला था? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। हर एक स्कीम का एक अलग तरीका हो गया, जैसे वहां पे रिवैल्यूएशन खुलता था, यहां क्या खुलेगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। सर पीएनएल में क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ये रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल है? ये रोज होंगे क्या? क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप रोज करोगे क्या? नहीं, कभी कभार भी नहीं। मैं बोलूं तो लाइफ में एक बार होगा, हर बार नहीं होगा आपका। एक बार हो गया, अगर अगली बार फिर डूबे तो डूबे,
फिर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हर बार, बात समझ आ रही है? तो एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, क्या? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। फिर सर इसका क्या होगा? बताया था मैंने, कैपिटल रिवैल्यूएशन का क्या होता है? पार्टनर बढ़ता है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन पीएल में जाएगा? नहीं, अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस होंगे, कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान, नेट होके कैपिटलिज्म, नेट होके कैपिटल। करेंगे अभी सारी एंट्री। अभी बताओ मैं क्या लिखूंगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। डर मत जाना, इसमें कुछ जैसे कई जगह पे आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी मिल सकता है। क्या लिख सकता है? कैपिटल में। दोनों ही अलाउ है, आप दोनों में से जो यूज करो वो यूज। अपन लोग क्या यूज करेंगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है जी, सीधा नरेशन इग्नोर कर रहा हूं मैं अभी। दूसरी बात बताओ, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, भैया बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, फायदा या नुकसान? तो एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बताओ ये भी कोई समझाने वाली चीज है? बोलो हाँ या ना? नहीं, क्लियर है? अब दूसरा काम किसका करने वाला हूं मैं? खत्म एसेट्स का काम, बस। या तो एसेट बढ़ेगी या एसेट कम होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अगर अच्छा उसने बोला कि ये एसेट ऐसे कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, मेरे पास पेटेंट है, मेरे पास क्या है? पेटेंट है, या मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, या मेरे पास कोई गुडविल है, कह रहा है जीरो मार्केट में वैल्यू है, रिटर्न ऑफ करो, तो क्या होगा? कौन सा पॉइंट, ए या बी? डिक्रीज ही है वो, बोलो है ना? डिक्रीज ही है मेरे लिए। 1 लाख की कंप्लीट रिटर्न मतलब वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। एंट्री क्या होगी? पेटेंट खत्म, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। बोलो हाँ है ना? तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बस या तो बढ़ेगी या कम होगी। कम होने का मतलब या तो थोड़ी कम होगी या पूरी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? नाउ सेकंड पॉइंट किसका? जल्दी बोलो। लायबिलिटी। सेकंड पॉइंट किसका है? लायबिलिटी। अब मैंने कहा यहां लिखेंगे बी, बी पॉइंट, ठीक है? बी पॉइंट, चेंज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। सेम चीज बताओ जल्दी से, फटाक से मैं क्या करने वाला हूं? लायबिलिटीज में भी क्या होने वाला है? 2 पॉइंट, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पहला क्या होगा? जल्दी बताओ। या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, या तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर इंक्रीज भी हो सकती है? हाँ सर हो सकता है। नहीं, लोन नया नहीं, मैंने बोला जो एग्जिस्टिंग है। हो सकता है कोई का ऐसा है भाई मैं नहीं कर रहा कम, मेरा तो ब्याज भी दोगे आप। बोलो हाँ ना? हो सकता है कोई बंदा मीटिंग में सारे ही आपके फेवर में चले जाएंगे, क्या हो सकता है? बोलो हाँ ना? बड़ा वाला राज कर रहा है, तुम्हें चले ना चले अपने को पैसा चाहिए और अपने को और चाहिए। तुमने 3 महीने से नहीं दिया, उसका ब्याज भी दो। मैंने कहा भाई कैसा कैसा बंदा है? हमने कहा भैया बाहर निपट लेंगे, बट अभी इसको शांत करते हैं, क्योंकि अगर इसने ज्यादा बोला तो मीटिंग खराब हो जाएगी, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन धरा का धरा रह जाएगा। बाकी तो एग्री है, चल इसको बाद में निपटेंगे। ठीक है भाई तू ले लियो, है ना? तो लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, ठीक है? तो पॉइंट इज, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा? अगर लायबिलिटी कम हो रही है, ऑफ कोर्स ज्यादातर पॉइंट में क्या होगा? लायबिलिटी कम होगी। बताओ अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, बेटा मैं ना प्लीज बोलूंगा, इंटर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे अकाउंट्स है, कुछ भी पढ़ो, ठीक है? आप ये समझ के पढ़ना, ये चैप्टर आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में सामने आएगा, ठीक है? और ये कोई ऐसा, मैं जब भी पढ़ता था ना, आपकी जगह होता था, मैं हमेशा ये पढ़ता था कि सामने मेरे को क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? केस नजर आ रहा है। तो क्या आप फील करो, क्या ये रियल में नहीं हो सकती हैं चीजें? हो सकती है। तो उसी तरीके सोचो कि अगर रियल में होगा तो क्या होगा, तो जैसा होगा वैसा होगा। बोलो है ना? तो भाई लायबिलिटी इंक्रीज हुई, बताओ फायदा या नुकसान? नुकसान। भाई लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान। एंट्री बोलो फटाक से। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटी, पक्का? और आपने बोला सर जी दूसरा कैपिटल सॉरी कम हो रही है तो फायदा या नुकसान? फायदा। लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगर किसी ने बोला छोड़ दी मैंने लायबिलिटी, मत दो पैसा, तो भी एंट्री क्या होगी? डिक्रीज। तो भी क्या होगी? डिक्रीज। एक सेकंड तो मुझे चार्जिंग लगाने दो, इससे पहले ये बंद हो जाए। अब मुझे छोटी छोटी चीजें बताते जाना, ठीक है? ये 2 बातें नॉर्मल है, अब मैं कुछ एक नई बातें करने वाला हूं, आराम से सुनना, ठीक है? आपने नाम सुना है कंटिंजेंट लायबिलिटी? कुछ नाम सुना है, ठीक है? अब उसे वो थोड़ी देर लेगा, टाइम लेगा, ठीक है? आप मेरी तरफ सुनना। 2 बातें कर ली हमने अभी तक, बताओ जल्दी। पहले क्या कर लिया सर जी? एक तो एसेट्स चेंज कर लिया और एक लायबिलिटी चेंज कर ली। बिल्कुल सिंपल सिंपल। एसेट बढ़ी कम हुई कर लेंगे, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ी कम हुई कर लेंगे। बस याद रखना है रिवैल्यूएशन की जगह नया अकाउंट कौन सा आ गया? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अब एक नया टॉपिक आएगा जिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या आएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ध्यान से बताओ मुझे, कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्यों नहीं आया भाई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या जानते हो आप कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में? ट्राई करो, फाउंडेशन पढ़ा है,
सारे बताना। जैसे मुझे हाँ, कोई लाइबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है, कंफर्म नहीं है, और कुछ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक और वर्ड बोलो। वो डिपेंड कर रही है किसी ऐसे इवेंट पे जो फ्यूचर में है और अनसर्टेन है। बोला ना, मेरे पे कोर्ट केस चल रहा है, पक्की बात है, कोर्ट केस में पैसा देना पड़ सकता है, कंपनसेशन देना पड़ सकता है, पर डिपेंड कर रहा है किस पे, जजमेंट पे, जो कब आएगी, फ्यूचर में। वो मेरे अगेंस्ट भी हो सकती है और फेवर, और मेरे कंट्रोल में नहीं। कंटिजेंट लायबिलिटी, अरे यार एक मिनट ना, घर से कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी, क्लास में हो यार, कुछ काम है तो जल्दी बताओ। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सही है, बताओ। हाँ जी, क्या बोला मैंने? हाँ, कंटिजेंट लायबिलिटी पर समझाया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो कुछ मैं बोलता हूं, आप बताना सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। हम बोलते थे कंटिजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, याद है? नॉर्मल लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, याद है? हमने डिफाइन किया था प्रोविजन, लायबिलिटी और कंटिजेंट लायबिलिटी। मैंने तीनों में डिफरेंस समझाया था, है ना? दोबारा समझना। लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट है, मतलब आज पक्का है, देना है। लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन which can be happen or not, which is totally depend on the future event which is not certain or not in the control of the entity, ठीक है। डेफिनेशन का क्या करना है, मुद्दे पे, ठीक है। मैंने समझा दिया कंटिजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन ये है। अब कुछ एग्जांपल बात करते हैं जो मेरे लिए यहां पर आएंगे। आप बता सकते हैं कोई एग्जांपल? जैसे अभी तो कोर्ट केस का तो मैंने एक दे दिया, और बताओ कोई एग्जांपल। हाँ, बताओ बताओ बताओ। ऐसे मत बैठो, वो ऊपर चांद पे देख रहा है, कह रहा है चांद अगर नीचे गिरा तो कुछ हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम नहीं, नहीं नहीं यार, इंश्योरेंस क्लेम तो वो तो आपका प्रेजेंट, और वो ऑब्लिगेशन कैसे होगी नालायक? वो तो मिलना कह रहा, वो कंटीजेंट एसेट हो सकती है, लाइबिलिटी थोड़ी ना हो सकती है ना? यार मुझे अपनी बात करनी है कि एजेंट की बात करनी, कह रहा है एजेंट के लिए तो लाइबिलिटी, और एजेंट के लिए भी क्यों होगी? एजेंट को लेना देना नहीं है। आपने अगर कंप्लाइंस सारी करी होगी तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो थोड़ी ना देगा। मैं बोलता हूँ क्या, इधर देखो, बिल डिस्काउंटेड, बिल इंडोर्स, याद करो बचपन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मैंने मान लो फारूक से बिल लिया, है ना, मैंने सामान बेचा, ठीक है, 1 लाख का, और इसने बोला भैया मैं पेमेंट कर दूंगा 2 महीने बाद। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। मैंने कहा भाई विश्वास नहीं, लिख, बिल लिख, है ना। एक तो मैं जैसे मारता हूँ फिर मेरे ध्यान ध्यान आता है, अरे हिल ना जाए, ठीक है। सर मैंने बिल लिखा, ठीक है, कहाँ है बिल? बिल लेते हैं, हाँ ये रहा, ठीक है, ये बिल आ गया, क्लियर है। इस पे बिल पे साइन किसने किया होगा? फारूक ने, ठीक है। ये बिल आ गया मेरे पास, सुन रहे हैं ना, लंबी डिस्कशन है, 3-4 एग्जांपल देने मुझे क्योंकि काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। बिल आया, फारूक को इस बिल ने, मतलब फारूक ने बिल साइन किया, मेरे लिए क्या हो गया? बीआर, उसके लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, इस बिल की पेमेंट फारूक को कब करनी है? 2 महीने बाद। अब फारूक के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, बोलो, है ना, पर मेरे पास कितने ऑप्शन होते थे? 3, 4 भी बोल सकते हैं, मेनली 3 याद रखो। पहला, संभाल के रखूंगा, 2 महीने कुछ नहीं, 2 महीने बाद सीधा सीधा जाऊंगा और मैं कहूंगा फारूक भाई पैसा निकाल, बात खत्म, ठीक है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो डिसऑनर, वो अलग बात है। दूसरा ऑप्शन, डिस्काउंट, ये बिल किसको दूंगा? बैंक, बैंक मुझे अभी पैसा देगी। या तीसरा ऑप्शन, ये बिल मैंने दे दिया मान लो साक्षी को, मैंने कहा भाई ले बिल, इसको मुझे पैसे देने थे, इसको देते, दैट इज इंडोर्स, दैट इज इंडोर्स। बताओ, बिल डिस्काउंट और बिल इंडोर्स के केस में बिल मेरे पास है, चला गया, बिल इंडोर्स किसके पास गया? साक्षी के पास। बिल डिस्काउंट किसके पास गया? बैंक के पास। और मुझे पैसा मिला या मिल गया? मिल गया, बैंक से मिल गया, या इधर साक्षी की लाइबिलिटी खत्म हो गई, वो भी तो मिल गई ना। ऐसे बोलते हैं, मैं अब फिल्टर में ना ऐसे बोलते हैं, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना है। नहीं आई बात समझे? पैसे का ना जाना भी पैसे का आना ही है। मुझे देना पड़ता ना साक्षी को, अभी नहीं देना पड़ेगा, तो बची तो आई तो गया, बोलो है ना, आई तो गया। अब क्या होगा? 2 महीने तक मैं ऐश काट रहा हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा? चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि अगर फारूक ने पैसे नहीं दिए, क्या बोला मैंने? अगर फ्यूचर इवेंट फारूक ने नहीं दिए, अनसर्टेन, तो बैंक वेट करेगी या बैंक मुझसे ले लेगी? साक्षी वेट करेगी या मुझसे ले लेगी? तुरंत, तुरंत कहेगी भाई साहब भैया ऐसा है,
उसका हिसाब आप लड़ो, कोर्ट में जाओ, केस करो, नोटिंग चार्जेस जो करना है करो, ड्रॉर और ड्रॉई लड़ेंगे आपस में। थर्ड पार्टी इंडोर्सी या बैंक वो अपना पैसा तुरंत मेरे से, किससे, ड्रॉर से ले लेंगे। तो क्या मेरे लिए लाइबिलिटी है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है कि भैया हो सकता है, क्या बोला मैंने, हो सकता है कि अगर फारूक ने, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो ड्रॉर मैं, मुझे इसे देना पड़ेगा। क्लियर? वो अलग बात है, मुझे बाद में मिल जाएगा। पहला। दूसरा ध्यान सुनना, प्रेफरेंस शेयर्स का नाम सुना आपने, बड़े अच्छे से सुना होगा। प्रेफरेंस शेयर्स का नेचर्स होते हैं अलग अलग, है ना। जैसे मैंने फाउंडेशन में बोला था रिडीमेबल, इररिडीमेबल। अभी वो छोड़ो, एक वर्ड सुना होगा आपने, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है बेटा, प्लीज मेरी ना, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबसे बात ये है कि क्लास में ना अगर आपको एक भी मुद्दा डाउट में आए कि भैया ये वाली बात नहीं समझ आई या थोड़ी कम आई, प्रिंस तू नया है, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसी टाइम ऑन द स्पॉट में अलाउ करता हूं, उसी टाइम रोक दो मुझे, ठीक है, कि भैया ये नहीं आया। क्लियर है? मैं 2 बार ट्राई करूंगा, 3 बार, मेरे को बहुत अलग अलग तरीके आते हैं एक ही बात को समझाने के। ठीक है, तो वो मेरी स्किल है, आपकी स्किल है समझना। नहीं समझ आ रहा बोलो, ठीक है, बट अगर आप नहीं बोलोगे और मैं बढ़ता जाऊंगा तो मैं एक अजम्पशन पे काम करता जाऊंगा, क्या समझ आ रहा है, ठीक है, फिर मेरी गलती नहीं होगी। क्लियर है? तो प्लीज बिल्कुल भी रिस्क मत लेना अपने साथ कि हाँ हाँ ठीक है बाद में घर पे जाके देख लेंगे। ठीक है, यहां बैठे हो तो मैटर यही निपटना चाहिए। क्लियर है? समझ आ रहा है? घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, घर में जाके रिवीजन होना चाहिए। क्लियर है? तो कोई भी बात हो जहां पे भी लगे कि भैया ये वाली बात मुझे नहीं पता, वैसे मैं हर कोशिश यही करता हूं, मेरी जो टीचिंग स्किल है वो यही है कि मैं सोचता हूँ कि हर चीज जीरो से शुरू करके सारा समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, बट फिर भी अगर कभी लगे कि थोड़ा सा तो एडवांस लेवल यहाँ आएगा इंटर का, तो कई चीजों पे मैं बार बार रेफर करूंगा कि फाउंडेशन या यहाँ पे, तो अगर कभी लगे कि हाँ यार भैया वो वाली चीज हमने नहीं सही से पढ़ी थी या नहीं आई समझ में, तो दोबारा बता दो, मैं इनिशियल से बता दूंगा। ठीक है, दोबारा क्या बोला मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोला मैंने बच्चे, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को हम 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। कोई बताने की कोशिश करेगा क्यूमुलेटिव क्या होता है? सहदेव ट्राई करेगा, नहीं पता, विशाल, प्रिंस, वेरी गुड। जिन्हें डिविडेंड देना ही देना है, कब, चाहे प्रॉफिट हो, ना 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 ना, थोड़ी गलती कर दी, देना देना सही बोला है ना, ठीक है, चल नहीं पता। अगर मैं बोलूं मान लो मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ है, तो चाहे वो क्यूमुलेटिव हो चाहे नॉन क्यूमुलेटिव हो, मैं डिविडेंड दूंगा, मैं डिविडेंड दूंगा। लेकिन मुझे लॉस हो गया, तो याद है डिविडेंड चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? याद है खर्चे 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। तूने जो बोल दिया वो चार्ज बोल दिया दूसरी वाली लाइन में कि देना ही देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट डिवेंचर पे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना पड़ेगा। पर मुझे लॉस हुआ है तो डिविडेंड नहीं देना मुझे, चाहे वो क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव। लॉस में मुझे नहीं देना, अगले साल प्रॉफिट हुआ, कब हुआ, अगले साल। अब अब मान लो ये वाले पार्ट कौन हो गए, क्यूमुलेटिव, और ये वाले लोग कौन हो गए, नॉन क्यूमुलेटिव। अब इस साल लॉस हुआ तो मैं किसी को भी दूंगा तुम में से, बोलो ना यस और नो, नहीं। अगले साल प्रॉफिट हुआ मैं डिविडेंड दूंगा। अब ये कौन से थे, क्यूमुलेटिव थे, क्यूमुलेटिव थे, और ये नॉन क्यूमुलेटिव। अब जब आप पैसा मांगने आओगे तो आप और आप दोनों को मैं क्या इसी साल का दूंगा या इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी दूंगा, एक्स्ट्रा, कि भैया तुम्हारा तो नॉन क्यूमुलेटिव है, जो गया वो गया, दोबारा मत मांगना। क्लियर है? बट इनका क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा हो रहा है कि भैया ठीक है पिछले साल नहीं दिया ना, अगले साल कमाओगे ना तो 2 साल का देना। सर अगले साल भी नहीं हुआ तो उससे अगले साल 3 साल का देना, उसका भी नहीं हुआ फिर अगले साल, नहीं, सिर्फ 3 साल। सिर्फ कितना, 3 साल। लॉ में लिखा है क्यूमुलेट कितना हो सकता है, 3 साल। धीरे धीरे इसी बात के पैसे, है ना, ठीक है, तो कितने, 3 साल। मतलब क्यूमुलेटिव भी है तो ऐसे नहीं जन्मों जन्म तक जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है पैसा इकट्ठा इकट्ठा हो रहा है, नहीं, कितना हो रहा है, 3 साल। ठीक है, कि भैया अगर आपका 3 साल हो गया तो चौथे साल का अपने आप पुराना वाला क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, फिर वो किसी को नहीं मिलेगा। है ना, ठीक है सर। अब आता हूं मुद्दे पे। अब मान लो, आराम से बताना, खुद समझ जाना, सर इस साल लॉस हुआ, आप नॉन क्यूमुलेटिव और ये क्यूमुलेटिव, मैंने कहा डिविडेंड तो नहीं दे पाएंगे, डिविडेंड तो नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम नॉर्मली आंसू, तुम्हारे आंसू गिर के जा रहे हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताओ जल्दी से, पूरी लाइन बोलो। अगर फ्यूचर इवेंट प्रॉफिट हुआ अनसर्टेन तो देना, दिस इज कंटिजेंट लायबिलिटी। प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर, क्या बोला मैंने,
प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स ऑन व्हाट, नॉन क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव? नॉन क्यूमुलेटिव तो एरियर होता ही नहीं है, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो टाटा बाय बाय। प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव ऑन, सॉरी एरियर ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कितनी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है मैंने? दो। पहली क्या है? बिल डिस्काउंटेड या बिल इंडोर्स, ठीक है, नॉट येट मैच्योर, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैच्योर नहीं हुआ टेंशन हो रही है। दूसरा लॉस हुआ, डिविडेंड एरियर में है और अगले साल हुआ तो भैया इनको देना पड़ेगा। तीसरा कैपिटल कमिटमेंट्स, एक वर्ड आता है कैपिटल कमिटमेंट्स। क्या होता है जनरली? जैसे ध्यान सुनना, मान लो मेरे पास सुमित आया, सुमित कहता है भैया मेरा ना कुछ काम है, ठीक है, मान लो उसका जो भी काम है, एक बड़ा काम है, कह रहा भैया मेरे को एक ऑर्डर मिला है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, ठीक है, और मान लो मैं इसका सप्लायर हूं, मैं इसका क्या हूं? सप्लायर हूं। तो ये मुझसे रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, इसका ऑर्डर आया, ठीक है, यूएस से ऑर्डर आया, मान लो फर्नीचर बनाने का, फर्नीचर का ऑर्डर आया और ये मुझसे वुडन खरीदता है ना, तो लकड़ी सप्लाई कौन करता हूं? मैं, ठीक है, और ये क्या करता है? फर्नीचर करता है। क्लियर? नाउ इसको ऑर्डर आया मान लो 1 करोड़ का, और इसके ऑर्डर में डेट है कि भाई कब तक ऑर्डर देना है। टेंडर सुना है? टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं, उनकी डेट होती है ना, ठीक है, कि इतने टाइम तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी डेट है भैया 30 जून, इसको सारा फर्नीचर बना के 30 जून तक डिलीवरी यहां से इंडिया से बाहर करनी पड़ेगी, शिप में भेजना पड़ेगा। कह रहा ठीक है, कह रहा भैया मुझे बनाने के लिए कम से कम 2 महीने लगेंगे, वही जिन पूरा लगेगा। आपको दिया 30 अप्रैल, मेरे को भी लकड़ी लानी पड़ेगी ना यार, मैं भी तो लकड़ी का, मैं भी तो पीछे से खरीद बनाऊंगा या जो भी करूंगा। तो कह रहा भैया आपके पास है 30 अप्रैल का टाइम। मैंने कहा ठीक है। कह रहा भैया 30 अप्रैल तक लकड़ी आ जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं काम शुरू कर दूंगा, 2 महीने में मैं काम रेडी करके मैं भेज। कह रहा भैया कर दोगे? मुझसे पूछ रहा है भैया ऑर्डर आपको भी मिल रहा है, 40 लाख का ऑर्डर मेरा भी है, लकड़ी की सप्लाई कितनी है? 40 लाख, बाकी 30 लाख इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, 70 लाख में सप्लाई करेगा, 1 करोड़ आएगा, 30 लाख इसका प्रॉफिट, और मुझे पता है मेरे को भी 25 लाख लगेगा, 15 लाख मेरा प्रॉफिट। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे तो चलता है ना बिजनेस, ठीक है। अब इसने ऑर्डर लिया है, ठीक है, इसने मेरे को पीछे ऑर्डर दिया और इसने बोला भैया कर दोगे, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बोलो हाँ ना, और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा नाम खराब होगा, फिर मेरे को कोई ऑर्डर नहीं देगा एक्सपोर्ट, पहला ऑर्डर है मेरा। मैंने कहा डन, मैंने कहा पक्का हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कह रहा पक्का। मैंने कह रहा भैया अगर 30 अप्रैल को नहीं हुआ, 30 अप्रैल को मेरे को अगर नहीं आया, तो एक तो मैं आपसे ऑर्डर नहीं लूंगा और प्लस आपके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लगाऊंगा। एग्रीमेंट करते हैं, दिस इज कैपिटल कमिटमेंट। क्या बोला मैंने? दिस इज कैपिटल कमिटमेंट, कि मैंने कोई कमिटमेंट करी है कि भाई मैं आपको ये चीज पूरी करूंगा, और नहीं करी तो उसमें पैनल प्रोविजन है। उसमें क्या है? पैनल। जैसे मैंने इस दिन बात करी थी ना कि 30 सितंबर बैच कंप्लीट होना चाहिए, 15, वरना फिर मैं 5,000 पेनल्टी लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी, है ना, ठीक है, वो अपना डिवाइड होगा। पर पॉइंट ये है कि सर ये बात समझो कि अब ध्यान से मुझे बताओ आज क्या है? आज डेट क्या है? 9 मार्च, नहीं 9 नहीं, 9 को तो फाइनल है। अरे हाँ 9 कैसे भूल सकते हैं। कल ऐसे मैं मीम देख रहा था इंस्टा पे, तो उसमें आ रहा था 9 की प्लेलिस्ट। कह रहा 9, एक में सैड सॉन्ग थे और एक में ऐसे चक दे इंडिया, आज तो कुछ कर जाए तो ऐसे थे। कह रहा ये प्लेलिस्ट डिपेंड करेगी शाम के 10 बजे कि कल 9 तारीख की रात में हम कौन से गाने सुनते होंगे, ठीक है। चलो वैसे प्रेडिक्शन ये लग रही है सबकी कि इंडिया हार जाएगी, है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड थोड़ा स्ट्रांग है, लास्ट टाइम भी अच्छा खासा कर दिया था, वो तो वरुण का बॉल नहीं खेल पाए थे वो, तो उस वजह से, वरना इंडिया हार ही जाती, ठीक है। देखते हैं, है ना, कहाँ भटक गए हम कैपिटल कमिटमेंट पे आते हैं वापस, है ना, वो तो मेरी आदत है बीच में भटक जाना, है ना। कैपिटल कमिटमेंट पे आते हैं। अब नाउ मुझे बताओ सर आज कितनी तारीख है? 8, है ना, अभी तो ऑर्डर नहीं है, अभी तो ऑर्डर में टाइम है, कुछ चल रहा है दिमाग में, बोलो ना, कुछ चल रहा है दिमाग में। अगर इफ लग जाता है ना, अगर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ फ्यूचर, तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कितनी कंटिंजेंट लायबिलिटी बता दी? 3, क्योंकि इस चैप्टर में मेरे 3 ही है। पहला कौन सा है? बिल डिस्काउंट। दूसरा क्या था? एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और तीसरा क्या? कैपिटल कमिटमेंट, जो पैनल प्रोविजन। अब सर मानो ध्यान से, ठीक है, मैं लिख दूंगा एक बार में एक साथ, अब आराम से बताना। बेटा आप बताओगे, मैं नहीं, ठीक है, मेरी आदत यही है, मैं आपको टॉपिक देता हूँ, ट्रीटमेंट आप बताओ, अकाउंट्स आप बताओ, बिजनेस समझो, धंधा समझो, अकाउंट समझ आ जाती है। बताओ, मेरे कंपनी के पास तीनों है, हमारे पास लॉस हो रखा था तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्यूमुलेटिव पड़ा हुआ है, हमने कुछ बिल लेके डिस्काउंट करा लेते, जल्दी में पैसा चाहिए था, वो भी पड़े हुए हैं,
और कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे थे कि हाँ कर देंगे, वो भी लेके बैठे हैं। तीन तीन डिविडेंड, तीन तीन लाइबिलिटी। कौन सी, नॉर्मल लाइबिलिटी या कंटीजेंट? कि उसने पैसा नहीं दिया तो हमें देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो गया तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। बात समझ आया नहीं है? अब नाउ दो ही केस हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, दो ही केस हो सकते हैं, या तो देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। पर मेरी मुद्दा ये नहीं है, मीटिंग में डिसाइड करेंगे ना, वो तो फ्यूचर है ना, देना पड़ेगा नहीं देना वो तो तब की बात है, मीटिंग डिसाइड। अब आप भी बैठे हो, मान लो ये कैपिटल कमिटमेंट वाले लोग बैठे हैं, ये डिविडेंड वाले बैठे हैं, और ये बिल डिस्काउंट वाले बैठे हैं। समझ रहे हो? ये कौन है? जिन लोगों से मैंने कैपिटल कमिटमेंट कर रखी है। ये कौन है? प्रेफरेंस शेयर वाले जिनको डिविडेंड देना है। और ये लोग कौन है? जिनसे मैंने बिल लेके डिस्काउंट करा लिया इनका। अब मैं कह रहा हूँ सर जी क्या करना है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर मुझे तो मीटिंग हो रही है, कंपनी की हालत देखो कौन सी है, सिक कंपनी, लगता है कर पाएगी काम। मैंने कहा सर जी या तो मैं बोलूंगा कि मैं नहीं कर दिया तो बढ़िया ही है, क्वेश्चन क्या बोलेगा, नहीं कर पा रहे हम, उनकी कैपिटल कमिटमेंट नहीं करवा रहे। सामने वाले क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे होगा हाँ या ना। प्लीज ध्यान सुनना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक नहीं समझा रहा, वो फील करो वो केस की ऐसे मीटिंग हो रही है सच में, इमेजिन करो तो वो प्रैक्टिकली इनके साथ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा यार देख भाई कैपिटल कमिट मतलब नहीं हो पाएगा यार, काम नहीं हो पाएगा, 30 अप्रैल तक तो नहीं सप्लाई कर पाऊंगा भाई, इतना पैसा है नहीं, इतना लेबर नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं भाई, पेनल्टी पेनल्टी। मैंने कहा यार देख लो कुछ, अब तो होंगे कह रहे कुछ नहीं होगा ठीक है। दो केस, या तो ये क्या बोलेंगे, राज कह रहा है लोन नहीं छोड़ा मैंने, पेनल्टी दो तो देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, और दूसरा छोड़ दी, कह रहा है अरे जाओ ना कॉन्ट्रैक्ट करो ना पेनल्टी दो, जाओ चलाओ अपनी कंपनी चलाओ, तो फिर अगले दोबारा कर लेंगे कैपिटल कमिटमेंट। बात समझ आ रही है? आराम से बताना, मैं रफ में लिखूंगा, ठीक है, मजा आएगा। क्या बोला मैंने, पेनल्टी थी 5 लाख रुपए की, पेनल्टी क्या थी 5 लाख रुपए की। या तो क्वेश्चन बोलेगा बेटा इधर, या तो पेड ऑफ कि आपको पे करनी है और आप अभी पे करके निपटाओगे, अभी पे करके निपटाओगे, या तो वेव ऑफ कि भैया सामने वाले ने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, बोलो है ना, जल्दी बताना। अगर आप वेव ऑफ कर रहे हो, सामने वाला पेनल्टी छोड़ रहा है, क्या हो, फायदा या नुकसान? फायदा। क्या एंट्री करेंगे? पल्लू माँ की कॉल आ रही है, पल्लू माँ की कॉल क्यों आ रही है, आइए पल्लू माँ, घर से कॉल आ रही है, थोड़ी देर में उठाता हूँ। मुझे बताओ क्या करेंगे, वेव ऑफ की एंट्री क्या होगी, फायदा होगा। एक बात तो पक्के लो, मैं हेल्प करता हूं आपकी, ठीक है। सर जी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, क्या होगा, गलत टाइम पे, ठीक है, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पेनल्टी अकाउंट डेबिट, कह रहे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, अच्छा कैपिटल कमिटमेंट, मुझे नहीं पता भाई तुम बताओ क्या क्या लगेगा, मैं तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा। कहाँ गया वो, हाँ जी बताओ क्या बोला मैंने। आप कह रहे हो सर जी एंट्री हो गई कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, और यहां पे बोल रहे हो कैपिटल कमिटमेंट, है ना, क्या बोल रहे हो, कैपिटल कमिटमेंट। वो तो कुछ और बोल रहा है, मैं बोला कंटिजेंट लायबिलिटी तो सर रिकॉर्ड ही नहीं होती, और तुमने फाउंडेशन की धज्जियां उड़ा दी। होती थी क्या नोट, नोट्स टू अकाउंट में आती थी, जनरल एंट्री होती है क्या, नहीं। एक बात बताओ, जो लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं है और वो सामने वाला कह रहा नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, नो एंट्री सर, नो एंट्री। आप कह रहे हो फायदा हो रहा है, काय बात का फायदा,
जो देना ही नहीं था वो देना भी नहीं है। आपने पहले बोला था कि हाँ देना है, नहीं दे सकते हैं, तो तब आपने रिकॉर्ड करा नहीं, तो अब वो कह रहा नहीं देना, तो आप क्या बोलोगे, मैं तो पहले से ही कह रहा था दे सकते हैं तो दे नहीं रहे, बात खत्म। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्या एंट्री होगी, कुछ नहीं सर, ये वेव ऑफ पे क्या करोगे आप, लिख के आओगे, कहोगे हैं वेव ऑफ मतलब फायदा, फायदा कैसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स नो एंट्री। नॉर्मल लाइबिलिटी वेव ऑफ होती तो रिकॉर्ड होता, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, नॉर्मल लाइबिलिटी वेव ऑफ होती तो फायदा है, लेकिन अगर लाइबिलिटी कंटिंजेंट है तो फायदा नहीं, तो भैया वो खत्म करो, वो है ही नहीं, बुक्स में है ही नहीं रिकॉर्ड, तो उसको रिवर्स भी नहीं होगा। हाँ अब बताओ, अगर पेड ऑफ है तो पहले लाइबिलिटी नहीं थी, अब है, और अब पे करना पड़ेगा, क्या लाइबिलिटी आएगी, नहीं, पता एंट्री क्या होगी, नुकसान होगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और गलती से भी टू लाइबिलिटी मत लिख देना, टू बैंक या कैश, कि भैया पैसा देना है, बात खत्म, तो नुकसान आया और पैसा गया। समझ आ रहा है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए रिवर्सल भी नहीं होगी, तो अगर वो वेव ऑफ हो रही है नो एंट्री, और अगर पेड हो रही है तो भैया जितना पे हो रहा है उतने के नुकसान, खत्म होगी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जल्दी बोलो, बात खत्म है नहीं खत्म, क्लियर है? तो क्या मैं इतनी बात लिखवा सकता हूँ जल्दी से? ठीक है, एक काम करो, जल्दी लिखो, इसको जल्दी से लिखो, थोड़ा स्पीड से मेंटेन करना, ठीक है, जल्दी लिखना। स्पीड से लिखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना, इसको कर दूं थोड़ा हल्का सा ऊपर, सी पॉइंट। ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी के लिए आप पहले लिखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, आप बोलोगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ possible obligation, possible obligation arising due to any past event which is which can be या may be, which may be or not paid and depend on, short में लिख रहा हूँ बस, depend on a future uncertain event, future uncertain event, ठीक है।
तो सिंपल एक ऐसी लाइबिलिटी है जो पास्ट इवेंट से क्रिएट हुई है और जिस जो पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगी फ्यूचर इंसिडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे सर। आप लिखोगे बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड या इंडोर्स बट नॉट मैच्योर, अभी तक वो मैच्योर नहीं हुए, नॉट मैच्योर। ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर, डिविडेंड एरियर्स, एरियर्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और तीसरा आप लिख दोगे कैपिटल कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स पैनल प्रोविजंस। ठीक है, इसके जो पैनल प्रोविजंस हैं वो हमारे लिए एक तरह की क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, और भी हो सकते हैं बट अपने लिए 3 काफी है, इन 3 से काम होंगे। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा सर जी, ट्रीटमेंट कितने होंगे जल्दी बताओ? 2। ठीक है, आप बोलोगे 2 ट्रीटमेंट, एक पढ़ लो। हेलो, नमस्ते। हाँ, 12:30 1 बज जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें 2 पॉइंट होंगे, जल्दी बताओ क्या होगा? पहला पेड ऑफ। ठीक है, अगर आपने पे ऑफ करा तो ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर आपने वेव ऑफ करा तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है बेटा, अगर पेड ऑफ करा जल्दी बताओ एंट्री होगी या नहीं होगी? होगी सर, फिर आपके लिए प्रॉपर लाइबिलिटी खर्च नुकसान है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी बोल रहा है, कैश या बैंक से पेमेंट उससे हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सर अगर उसने लिख दिया कि अभी पे नहीं हो रहे, पेबल है, तो फिर आप लाइबिलिटी उसे रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, और अगर उसने बोला वेव ऑफ तो आप बोलोगे नो एंट्री, सर जी कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि आपकी वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर वेव ऑफ हो रही है तो आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अब एक पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं अब उसको लिखने का काम बाद में कर लेंगे, अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उस पॉइंट के करने के बाद फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो जी, अब 2 मिनट देना मेरे को, अब शेयर्स के ऊपर बात करनी है। अभी तक एसेट्स की बात हो गई, अब लाइबिलिटीज की बात हो गई, अब आते हैं शेयर्स के ऊपर। ठीक है, मालिकों के साथ क्या बातें होंगी, ध्यान सुन, हटा दूंगा स्क्रीन से। ठीक है, अब सारे सुनना, अब लिखने का काम करता मैं। ठीक है, तो वैसे मैं लिखवा देता, पर अब जैसा अभी आज तो क्लास थोड़ी कम ही हुई, 1-1.5 घंटे की हुई है, वैसे 2 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे की तो मिनिमम क्लास लिया करेंगे, है ना, तो वो थोड़ी सी टाइम बचेगा अपने पास। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, शेयर्स के बारे में सुनना सर। मेनली अभी मैं बात कर रहा हूँ कोई भी शेयर हो, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, चाहे वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, मेरी कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी है, आराम सुनना, बहुत ईजी बात है। ठीक है, ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है, मेरी कंपनी के पास मान लो 1 लाख शेयर्स अभी चल रहे हैं, 1 लाख इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर है, और एक शेयर्स की फेस वैल्यू है जो वो 10 रुपए, फेस वैल्यू कितनी है? 10। अरे यार क्या है, ओम, ओम कौन है? अपना ही स्टूडेंट है ना फाउंडेशन में, वो आया है? ये कॉल क्यों हो रही है यार बार बार, अब कैसे कैसे कॉल उठाता रहूंगा। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। बताओ कैपिटल कितने की होगी? 10 लाख। कैपिटल कितने की होगी? 10 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए। ठीक है, अब 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, एक होता है स्प्लिट, सुनना मेरे पहले, फिर उसके बाद मैं टॉपिक पे लाता हूँ। ठीक है, पहले समझना, एक होता है स्प्लिट, एक होता है कंसोलिडेट, और एक होता है रिडक्शन। कितने वर्ड बोले मैंने? 3। यही 3 आएंगे आपके सामने, लेकिन क्वेश्चन नहीं बताएगा, आपको पहचानना पड़ेगा। पहला क्या बोला? स्प्लिट, दूसरा क्या है? कंसोलिडेट, और तीसरा है रिडक्शन। ठीक है, स्प्लिट मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अगर मैं बोलूं छुट्टा करना, अपने को इजी रखा करो, क्या बोला? छुट्टा। 100 का नोट लेके गए या 2000 का लेके गए, छुट्टा कराना है, तो वो 2000 का लेगा, और 500 के 3 या 4, कह रहा हमें जितने दे दे हम लेके आ जाएंगे, है ना। अगर समझो 2000 का लेके गए, उसने 500 के 4 दिए, तो ये क्या है? स्प्लिट। और उसने 500 के 3 दिए, रिडक्शन। बोलो हाँ है ना, समझ आ रहा है ना, कि अगर जितने का दिया उतने की वैल्यू वापस आ रही है, ठीक है, तो वो स्प्लिट है, और उससे कम आई तो रिडक्शन। कंसोलिडेट क्या है? 500 के 4 और 2000 का 1, छुट्टी नहीं करा रहा, जोड़ रहा हूं। आपने देखा है जैसे कई बार ना, पता नहीं आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, मैंने जनरली देखा है, जैसे जो छोटे दुकानदार होते हैं
या जैसे बोलूं तो डेयरी वाले होते हैं, उनके पास गड्डी होती है 10-10 उनके पास छुट्टे बहुत होते हैं, सिक्के भी होते हैं। पानी वाले की बात करो यार, पानी लेने जाते हो ना, उसके पास वैसे वैसे वो बिल्डिंग बना के रखता है ना 10-10 की बिल्डिंग, तो क्या उसका घर 10-10 से ही चल रहा होता है? नहीं, वो इकट्ठा करता है और फिर किसी को जाके दे देता है कि भाई ले 100 की पन्नी ले, पकड़, 1000 के सिक्के इसमें, 1000 ले जा और मेरे को एक नोट दे दे 1000, 500 के दे दे। तो वो क्या करा रहा है? कंसोलिडेट। क्या कराना है? कंसोलिडेट। छुट्टे कराना मतलब तोड़ देना, और कंसोलिडेट मतलब कराना प्रॉपर कर देना, जोड़ देना, प्रॉपर करना। और रिडक्शन मतलब कम करना। अच्छा, अपने को कैसे पता चलेगा कि स्प्लिट है कंसोलिडेट है? पहली बात, फेस वैल्यू सेम रहने वाली है। फेस वैल्यू सेम रहने वाली मतलब ये नहीं बोला 10 का 10 ही रहेगा, जो भी जाएगा उतने का ही आएगा, और अगर कम आया, ज्यादा तो कभी नहीं आएगा। पहली बात तो समझना, इंक्रीज तो 10 का शेयर लेके 15 का नहीं रहेगी कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई अच्छी बात थोड़ी ना चल रही है, तो हमेशा कम ही होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर आपने क्वेश्चन में देखना है कि सर आपने जितने का दिया सामने वाले से, या जितने का शेयर वापस लिया, क्या आपने दिया कितने का? अगर आपने सेम वैल्यू दिया तो दो ही चीजें होगी, या तो वो स्प्लिट होगी या कंसोलिडेट होगी, और अगर आपने कम वैल्यू दी तो क्या होगी? रिडक्शन। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा, आप बताओगे कौन सा स्प्लिट है कौन सा कंसोलिडेट, ठीक है? बहुत इजीली समझ जाओगे। मान लो इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है? कंपनी कह रही है हमने क्या बोल रही है, हमने क्या करें, कंपनी इशूड, ठीक है? मान लो वो कह रहे हैं इशूड 5 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच अगेंस्ट 1 शेयर ऑफ ₹10। हाँ जी, बताओ क्या हुआ है? सर जी फील करो लाइन को, क्या करा है कंपनी ने? कितने दिए? 5 दिए हैं, एक लेके। कंसोलिडेट या स्प्लिट? पहले वैल्यू चेक करो। 5 दिए, कितने कितने के? 2-2 के। तो दिया कितना? 5 इंटू तो 10, और आया भी कितना? 10 के बदले 10। तो रिडक्शन तो नहीं है, रिडक्शन तो नहीं है। अब ये देखो कंपनी ने उसको एक दिया है या छुट्टे दिए हैं? छुट्टे दिए, स्प्लिट। वैसे फर्क नहीं पड़ता कंसोलिडेट हो या स्प्लिट, एंट्री सेम होगी। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, इसकी एंट्री क्या होगी? अरे छुट्टे कराने की भी एंट्री होती है। हाँ, क्या सेम? बता ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ना, बैंक तो है ही नहीं, पैसा थोड़ी ना है। पता एंट्री क्या होगी? ध्यान सुनना भैया, क्या होगी? एंट्री होगी, आराम सुनो ध्यान से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है। कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ सही है ना? पुराना वापस नया दिया, तो शेयर तो शेयर ही रहेगा ना। बस आप क्या बोलोगे? जब हमने लिया तो 1 लाख, वो डिनोमिनेशन बदलेगी ना, 1 लाख वो लोगों को लगेगा सेम एंट्री है, पर क्या सेम है? क्या नहीं, एक शेयर वापस आया और उसकी जगह दूसरा नया शेयर गया है। समझ आ रहा है? तो कौन सा शेयर वापस आया? 1 लाख शेयर आए 10 रुपए के वापस, तो शेयर कितने के आए? 10 लाख। लेकिन कितने वापस आए? 1 लाख। अब गए कितने? हर एक को मैंने 5 दिए, तो मैंने शेयर कितने दिए? जल्दी बताओ। 5 लाख। कितने शेयर दिए मेरे बच्चे? 5 लाख शेयर, और एक शेयर कितने का रुपए का दिया? 2। कंफ्यूजन होती है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कि सर ये 5 लाख कैसे आया? मैं सीधा बोलूंगा स्प्लिट में मल्टीप्लाई करना होता है ना, कि 1 लाख के बदले हमने कितना दिया? 5, तो 1 मल्टीप्लाई में 5 शेयर और दिए, तो 5 लाख दिए, और एक शेयर की वैल्यू कितनी? 2। वो वैल्यू अभी भी कितनी आएगी? 10 लाख। वैल्यू कितनी आएगी? 10 लाख। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर इसमें लिख दूं, ध्यान से पढ़ना, मैं लिख दूं ध्यान से, कंपनी इशूड 5 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना? नहीं 10 तो है ही ना, ऑफ रुपीज 100 पर शेयर अगेंस्ट, ठीक है, कितना? 50 शेयर्स ऑफ ₹10। भाई आपने क्या करा है? 5 शेयर दिए हैं, कुछ सोचो ना, दिया क्या है? कम दिया है या ज्यादा दिया है? कम दिया है ना? तो इसका मतलब आप स्प्लिट नहीं कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो? कंसोलिडेट। पर कैसे बदलेगा कंसोलिडेट है स्प्लिट? वैल्यू चेक करो पहले। 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500, और आया कितना? 50 इंटू 10 कितना आया? 500। 500 आया, 500 गया। एंट्री क्या रहेगी? सेम। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना?
भैया वही 10 लाख और 10 लाख, बस नंबर बदलेंगे, नंबर बदलेंगे। ध्यान से देखना नंबर कैसे बदलेंगे। आप कहोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा तो वही जो हमारा कंपनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख शेयर आ जाएंगे, 1 लाख शेयर आ जाएंगे इंटू 10 रुपए के कितने आगे 10 लाख, है ना, पक्का ध्यान देना अभी वाली एंट्री पे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब जाएगा क्या, तो आप बोलोगे देखो ध्यान से 1 लाख इंटू 1 लाख शेयर है इंटू आप बोलोगे हमने कितने दिए 5, हमने कितने दिए 5, कितनों के बदले 50, पहले था 5 के बदले 1, पहले ये जो निकला था ना ये ऐसे 5 लाख कैसे आया था, आपने बोला था हमने दिए 1 लाख शेयर में 5 शेयर दिए हर एक के बदले, बोलो है ना। इस बार हमने कितने दिए 5 दिए हर 50 के बदले, तो जो बदले है वो डिवाइडेड में और जो दिया वो मल्टीप्लाई बाय। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, 0 से 0 गया, 5 से 5 1, मतलब कितना आ गया 10,000, कितने शेयर आ गए 10,000, और एक शेयर कितने रुपए का, जल्दी बोलो 100, कितने का 100, कितना हो गया 10 लाख, कितना हो गया 10 लाख। यहीं पे मैं एक कम कर दूं, बताओ क्या, मैं कह दूं यहां पे बोल दूं क्या कि सर हम देंगे 4 शेयर, यहां देंगे हम 4 शेयर, बताओ 500 लेके दे कितने राउंड 400, भैया कंसोलिडेट स्प्लिट या रिडक्शन, एंट्री क्या होगी, सर जी आप बोल रहे हो आपने लिया पूरा, बोला ना, पर जब वापस करोगे तो अब 5 है या 4 है, 4 है, बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो, कहां है कैलकुलेटर तुम्हारे, 80 8,000 आएगा ये, नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे 8 ही आएंगे ना, 50 से जाएगा तो ये 2 और फिर 2 इंटू 4 8, है ना, ये कैलकुलेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो बस समझा रहा हूं, ठीक है। 8,000 इंटू 100, 8,000 इंटू 100 कितना हो गया 8 लाख। अब ये बताओ अब सर सेम है या डिफरेंस है, अब बताओ 10 लाख का देके 8 लाख दे रहा हूं, फायदा या नुकसान, अब कंपनी को फायदा हो रहा है ना, क्या डालेगी टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितना 2 लाख, मतलब आपके शेयर के केस में कितने केस होंगे 3, या तो स्प्लिट या कंसोलिडेट या रिडक्शन। स्प्लिट और कंसोलिडेट में बस छुट्टे चेंज होंगे जिसमें कोई कैपिटल रिडक्शन फायदा नुकसान की बात नहीं होगी, लेकिन रिडक्शन में अल्टीमेट कंपनी को क्या होगा फायदा। ज्यादातर एग्जाम में क्या होगा आपको नजर आएगा, वो क्या आएगा रिडक्शन, क्या नजर आएगा रिडक्शन। स्प्लिट कंसोलिडेट बहुत कम नजर आएगा, सिंपल बहुत सिंपल लाइन लिखी होगी कि भैया आपने 10 रुपए का शेयर लेके 2 रुपए का दे दिया, बस बात खत्म, उसके आगे नहीं लिखेगा कि बाकी क्या हुआ, तो अपने आप समझ जाओ 10 के बदले 2 दिया 8 का फायदा, 10 के बदले 2 दिया 8 का फायदा, क्लियर है। अब इन बातों को मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा। इसके बाद जो भी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा क्या नेट फायदा बचा, उस नेट फायदे से अगर हमारे पास कोई एसेट्स होंगी जिनकी वैल्यू खत्म हो रही है उसको रिवैल्यू वगैरह करने के बाद, अगर कोई पीएनएल का डेबिट लॉस वगैरह होगा वो फिर फाइन करने के बाद जो लॉस वॉस राइट अप करने के बाद उसे डाल देंगे कहां पे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो उसकी 2 एंट्री मुझे और लिखवानी है, एक तो ये वाले काम की एंट्री और एक लास्ट में उसका कैपिटल रिजर्व का वाइंड अप कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे काम।